Hello everyone and welcome to all of you on my YouTube channel. I am Vinita, your chemistry educator. So students, जैसा कि previous वीडियो में हमने even elimination reaction के ऊपर डिस्कशन किया था, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम E2 elimination reaction के ऊपर डिस्कशन करेंगे. So let's start today's video. So first of all, E2 elimination reaction क्या होती है? ऐसी elimination reaction जिसमें rate determining step में दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे एलिमिनेशन रिएक्शन को E2 एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है. सो यहां पर E का मतलब है एलिमिनेशन से और 2 का मतलब है बायोमॉलिक्यूलर. सो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन का पूरा नाम होता है बायोमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन. स्टूडेंट्स, यह एक ऐसी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है जिसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बायोमॉलिक्यूलर होता है. दैट मींस इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किसी भी एलिमिनेशन रिएक्शन में एक बेस होता है, एक रिएक्टेंट होता है. बेस रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके एक एलिमिनेशन प्रोडक्ट देता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एल्किल हैलाइड, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है. जैसे हम इस मॉलिक्यूल की रिएक्शन बेस के साथ करवाएंगे तो बेस का काम होता है एसिडिक हाइड्रोजन को, दैट मींस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करना. तो ये बेस क्या करेगा, यहां से एसिडिक प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा. तो ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर दे देगा और यहां से लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा. तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा. यानी हमें क्या मिलेगी, एल्कीन मिल जाएगी. एल्किल हैलाइड से हमें क्या मिल गई, एल्किल मिल गई. जैसा कि आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में यहां पर रिएक्टेंट और बेस दोनों ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इसे बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है. बिकॉज यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं. दैट मींस इस रिएक्शन की रेट एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन और बेस की कंसंट्रेशन दोनों पर डिपेंड करती है. और बिकॉज इसकी रेट एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन और बेस की कंसंट्रेशन दोनों पर डिपेंड करती है, इसीलिए ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है. यानी एक सेकंड ऑर्डर टाइप की रिएक्शन होती है. बिकॉज E2 एलिमिनेशन रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, सो इसमें क्या बनती है, एज ए इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है. ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनती है स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से. ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड और कार्बन एंड हेलोजन के बीच का बॉन्ड तो टूटना एंड कार्बन कार्बन के बीच में एक नया डबल बॉन्ड बनना, ये काम क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं. तो इस टाइप की स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं. सो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हमें लास्ट फाइनल में एल्कीन मिल जाती है. बिकॉज E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में रेट बेस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है. सो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय बेस. तो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन बेस से अफेक्ट होगी. अगर हम बेस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे तो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या हो जाएगी, इसकी रेट भी इंक्रीज हो जाएगी. अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे E2 एलिमिनेशन फास्ट हो जाएगा. अगर हम वीक बेस लेंगे तो E2 एलिमिनेशन क्या होगा, स्लो होगा. दैट मींस E2 एलिमिनेशन रिएक्शन करवाने के लिए हमें बेस कैसा चाहिए, स्ट्रॉन्ग. जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, बेस की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी. अब बात ये आती है कि E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में हम कौन कौन से बेस काम में ले सकते हैं. तो बात करें बेस की,
हमेशा ध्यान रखना E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस, बल्कि बेस काम में लिए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। इसके अलावा DBU, आपने DBU का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए कि टर्सरी ब्यूटॉक्साइड और DBU ये बहुत ही पॉपुलर बेस है और ये दोनों ही स्पेशली E2 एलिमिनेशन रिएक्शन करवाने के काम में आते हैं, ठीक है। तो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड को तो आप जानते हो, क्या होता है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड कि एक कार्बन, इससे 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं और एक है O-, ठीक है। ये तो होता है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। अब बात आती है DBU, ये कौन सा बेस होता है? तो DBU एक स्ट्रॉन्ग और बल्कि बेस होता है। इसका यूज E2 एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड करवाने में करवाया जाता है। DBU का पूरा नाम 1,8 डाईएजा B4 बाईसाइक्लो 540 यू का मतलब अनडेकेन होता है। ये होती है इसकी स्ट्रक्चर। अगर आपको टर्सरी ब्यूटॉक्साइड या फिर DBU ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस और बल्कि बेस कहीं पर भी दिख जाए तो वहां पर आप E2 एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। E2 एलिमिनेशन रिएक्शन 1 डिग्री, मोस्ट प्रोबेबली ना, मोस्ट कॉमनली तो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के द्वारा शो की जाती है। इसके अलावा जो 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री सब्स्टिट्यूटेड जो कंपाउंड होते हैं वो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं, बिकॉज 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में बनने वाला कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल होता है, सो इवन एलिमिनेशन के चांस कम होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है। तो वहां पर चांस किसके हो जाते हैं सबसे ज्यादा? E2 एलिमिनेशन रिएक्शन के, बिकॉज E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में हम बल्कि बेस काम में लेते हैं ना, तो वैसे में बल्कि बेस चाहेगा कि वो लेस हिंडर्ड साइड पर ही अटैक करे, ठीक है। तो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन मोस्ट कॉमनली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 1 या फिर 2 डिग्री सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड के द्वारा शो की जाती है। तो चलिए फिर E2 एलिमिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल फर्स्ट है, हमारे पास एक कंपाउंड है, हमें इसकी रिएक्शन टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के साथ करवानी है। सो बिकॉज एल्किल हैलाइड है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड बल्कि बेस है, तो चांसेस क्या है कि वहां पर E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। अब रिएक्शन कैसे होती है कि बेस किस पे अटैक करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन पे। तो देखो ये रहा एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। बेस ने अटैक किया एसिडिक हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन ने अपने बॉन्ड दी कार्बन को और यहां से ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बना? ये कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट बन गया। इसका नाम होता है डाईइथाइल कीटीन एसीटेट, ठीक है। एग्जाम्पल सेकंड है, ये एक मॉलिक्यूल बेस क्या दे दिया? OH-। अब देखो वी नो दैट NMe3+ बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन तभी पॉसिबल हो पाती है जब रिएक्टेंट के पास एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो। देखो स्टूडेंट्स, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम कोई एलिमिनेशन रिएक्शन करवाते हैं, चाहे वो E1 हो, E2 हो, इवन CB हो, अल्फा बीटा, चाहे कोई सा भी एलिमिनेशन हो, कोई भी एलिमिनेशन रिएक्शन तभी पॉसिबल हो पाती है जब रिएक्टेंट के पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, प्लस उस रिएक्टेंट के पास एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो, और सेकंड बात अटैकिंग रिएजेंट एक अच्छा गुड बेस हो। अगर ये 3 क्राइटेरिया किसी भी रिएक्टेंट के पास प्रेजेंट होते हैं तो वो रिएक्टेंट इजीली एलिमिनेशन रिएक्शन शो कर सकता है। तो यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसको एसिडिक क्यों कहा? क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप के पास प्रेजेंट है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन में बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, ठीक है। अब देखो
OH माइनस क्या करेगा, हाइड्रोजन पे टेक करेगा, हाइड्रोजन में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर देकर यहां से NMe3+ को रिमूव कर देगा। तो प्रोडक्ट क्या बन गया, ये प्रोडक्ट मिल गया हमें। ठीक है, ऑप्शन अब आते हैं एग्जांपल 3 पे। सो एज आप देख सकते हैं OTS इज ए गुड लिविंग ग्रुप। OTS क्या होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड एक बल्कि बेस है, तो एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, बल्कि बेस प्रेजेंट है, तो कौन सी रिएक्शन होगी, A2 एलिमिनेशन, बेस अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, प्रोटॉन पे, यहां से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा और इस OTS को लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकाल देगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा कि यहां पर क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स कभी भी आपको अगर तीनों कंडीशन दिख जाए तो वहां पर 100% आपको कौन सी रिएक्शन करवानी है, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। आई होप इन 3 एग्जांपल के साथ आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि E2 एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है और इसको करवाना कैसे है। E2 एलिमिनेशन रिएक्शन हो इसके लिए हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप यानी कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है यहाँ पर मस्ट बी एंटी पेरीप्लेनर टू ईच अदर, यानी ये दोनों एक दूसरे के एंटी पेरीप्लेनर होने चाहिए, यानी एक ग्रुप प्लेन के सामने होना चाहिए तो दूसरा ग्रुप प्लेन के पीछे होना चाहिए, तो एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए। कहने का मतलब ये है जैसे कि फॉर एग्जांपल, तो स्टूडेंट जैसे कि एग्जांपल ये देखो, ये जो इस टाइप का आपको कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं एंटी पेरीप्लेनर कॉन्फ़िगरेशन। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और X यानी लिविंग ग्रुप दोनों क्या है, एक दूसरे के एंटी पेरीप्लेनर है, यानी एक दूसरे की क्या है, जस्ट अपोजिट है। अगर स्टेगर्ड फॉर्म में देखना चाहें तो स्टेगर्ड फॉर्म में कैसे देखेंगे कि हेलोजन यानी लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन एक दूसरे की क्या होनी चाहिए, जस्ट अपोजिट साइड होनी चाहिए, यानी एंटी पेरीप्लेनर होने चाहिए। तो अगर ऐसी कंडीशन किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल इजीली E2 एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। अब देखो इसका रीजन क्या है कि E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में एंटी पेरीप्लेनर कंडीशन होनी ही चाहिए। तो इसका रीजन ये है कि हमें पता है कि E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में एक न्यू डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखो ये नया जो डबल बॉन्ड बना है ये कैसे बना है, ये कार्बन हाइड्रोजन के तो सिग्मा ऑर्बिटल से और कार्बन और हेलोजन के या फिर कार्बन और लिविंग ग्रुप के सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है। फिर से सुन लीजिए, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में कार्बन कार्बन के बीच में बनने वाला नया डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा ऑर्बिटल और एंड कार्बन हेलोजन के सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, अब कोई बॉन्ड तभी स्ट्रॉन्ग बनता है जब होने वाली ओवरलैपिंग क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, अब देखो इन दोनों ऑर्बिटल के बीच में सिग्मा और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग कब होगी, जब दोनों ऑर्बिटल क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो। ये बात हमने E1 एलिमिनेशन रिएक्शन जब डिस्कस की थी तभी मैंने आपको बताई थी कि दो ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उनके बीच में ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होगी और जितनी स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी बनने वाला बॉन्ड उतना ही स्टेबल बनेगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिग्मा और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये तभी एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं जब ये कौन से स्टेट में हो, एंटी पेरीप्लेनर पोजीशन में हो। ठीक है, तो जब ये एंटी पेरीप्लेनर पोजीशन में होंगे इसका मतलब एक दूसरे के पैरेलल है तो इनके बीच में ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होगी और ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी बनने वाला बॉन्ड भी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यही रीजन है कि E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन और X ग्रुप
दोनों एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर पोजीशन पर प्रेजेंट होने चाहिए। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज ईटो एलिमिनेशन रिएक्शन कैन बी स्टीरियोस्पेसिफिक, कि जो ईटो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है ये स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। देखो आप दो टाइप के नाम सुनते हैं, एक तो स्टीरियो सेलेक्टिव, एक स्टीरियो स्पेसिफिक, ठीक है। अब देखो स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब होता है कि रिएक्टेंट से बनने वाला प्रोडक्ट आपको दो अमाउंट में मिलेगा। स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब आपके पास सेलेक्टिविटी रहेगी कि जैसे सिस ट्रांस में कि एक तो मेजर बनेगा और एक माइनर बनेगा, ठीक है, वो तो होता है स्टीरियो सेलेक्टिव, ठीक है। बट स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब होता है कि रिएक्टेंट से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सिर्फ एक ही मेजर मिलेगा, यानी उसमें मेजर माइनर नहीं है, आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखो यहां पर रिएक्टेंट कैसा है चेक करो, दोनों फिनाइल ग्रुप क्या है, एक अबोव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो ये है ई है, मतलब ये किस टाइप का मॉलिक्यूल है, ई मॉलिक्यूल है, ठीक है, यानी ट्रांस। अब देखो बेस आया, बेस कहां टेक करेगा, हाइड्रोजन पे, बिकॉज हाइड्रोजन ब्रोमीन दोनों एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर है, तो ईटो एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल है। तो इस टाइप की रिएक्शन से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ट्रांस मिलेगा, और एक सिंगल प्रोडक्ट ही मिलेगा, सिस ट्रांस मेजर माइनर के फॉर्म में नहीं मिलेंगे। तो ई टाइप के जो रिएक्टेंट है उससे आपको कैसा प्रोडक्ट मिला, ट्रांस। अब देखो ये यहाँ पर दोनों फिनाइल ग्रुप सेम साइड में, पीएच दोनों बिलो द प्लेन है, ये है जेड प्रोडक्ट है, ठीक है, जेड रिएक्टेंट है, ठीक है ना। अब बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन पे टेक करेगा, दोनों एंटी पेरिप्लेनर है एक दूसरे के, तो इजीली रिमूव हो जाएंगे, ईटो एलिमिनेशन हो जाएगा। और यहां से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, दोनों पीएच ग्रुप सेम साइड है तो आपको सिस प्रोडक्ट मिलेगा। दैट मींस इसको देखकर हम इजीली कह सकते हैं कि जो ईटो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वो स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, मतलब ई गिव ट्रांस जेड गिव सिस, यानी हमें एक ही प्रोडक्ट मिलता है। सो स्टूडेंट्स द नेक्स्ट पॉइंट इज ईटो एलिमिनेशन रिएक्शन कैन बी रेजियो सेलेक्टिव, यानी जो ईटो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है ये रेजियो सेलेक्टिव होती है। रेजियो सेलेक्टिव का मतलब आपको दो टाइप के एल्किन मिल सकती हैं, एक मोर सब्स्टिट्यूटेड यानी सेडजेफ एल्किन, एक लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन यानी हॉफमान एल्किन, यानी यहाँ पर दोनों एलिमिनेशन पॉसिबल है, सेडजेफ भी और हॉफमान भी, एक मेजर मिलेगा एक माइनर मिलेगा। अब बात आती है कि ईटो एलिमिनेशन में मेजर कौन सा मिलेगा, माइनर कौन सा मिलेगा। अब देखो बिकॉज वी नो दैट ईटो एलिमिनेशन रिएक्शन में हम बेस स्ट्रॉन्ग काम में लेते हैं ना, बल्कि बेस काम में लेते हैं, तो बल्कि बेस बिकॉज खुद इतना बल्कि है तो वो चाहेगा कि वो लेस हिंडर्ड साइड पर जाकर टेक करे, ठीक है। और अगर लेस हिंडर्ड साइड कहां पे होती है, जहां पर एल्काइल ग्रुप कम प्रेजेंट हो, यानी लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पर, ठीक है। तो इस टाइप से मिलने वाली एल्किन भी कैसी होगी, लेस सब्स्टिट्यूटेड होगी, और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन को हम हॉफमान एल्किन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चांसेस तो रहते हैं कि जो ईटो एलिमिनेशन है वो मोस्ट प्रोबेबली कैसी एल्किन दे, हॉफमान एल्किन दे, ठीक है। बट हर बार ऐसा हो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी नो दैट मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए कुछ केसेस में हमें ईटो एलिमिनेशन में मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन भी मिलती है। ईटो एलिमिनेशन रिएक्शन में बल्कि बेस काम में लेने की वजह से ये बेस लेस हिंडर्ड और लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड अटैक करना पसंद करता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड, ठीक है। अब देखो
एक तरफ तो मैंने यहाँ पर ले लिया सोडियम इथॉक्साइड बेस, ठीक है, और एक तरफ मैं ले रही हूं टर्सरी ब्यूटोक्साइड बेस, ठीक है। अब देखो बेस का काम क्या है, हाइड्रोजन पर अटैक करना और लिविंग ग्रुप को बाहर निकालना, ठीक है। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी क्या क्या है कि एक तो ये वाला यहां से एलिमिनेट कर दे, ठीक है, या फिर इधर भी तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, इधर से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। दो पॉसिबिलिटी है। अब ये दोनों पॉसिबिलिटी में से कौन सी पॉसिबिलिटी हम काम में लेंगे, ये डिपेंड करता है बेस पर कि बेस कैसा है। अगर आप E2 एलिमिनेशन करवा रहे हो तो चांसेस है कि आप बेस कौन सा काम में ले रहे हो, बल्कि। अब बल्कि बेस काम में ले रहे हो तो बल्कि बेस तो चाहता है कि वो लेस हिंडर्ड या फिर लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पर जाकर क्या करे, अटैक करे। अब इस कार्बन पर हिंड्रेंस ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर एक साथ दो दो कार्बन प्रेजेंट है, जबकि आप देखो इस कार्बन के पास और कोई आगे कार्बन प्रेजेंट नहीं है, लेस सब्स्टिट्यूटेड लेस हिंडर्ड साइड है, तो बल्कि बेस क्या करेगा बच्चों, लेस हिंडर्ड वाले साइड पर प्रेजेंट हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड यहां पर देके इस ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। कितना, अब ये मेजर बनेगा, ठीक है, और पॉसिबिलिटी तो इसकी भी है ना कि इधर से ये हाइड्रोजन भी अपने बॉन्ड देके निकले, पर ये बनेगा माइनर, तो मेजर ये बनेगा। और ये वाला क्या बनेगा, माइनर। ऐसा कब होगा, जब बेस कैसा हो, बल्कि हो। लेकिन अगर बेस ज्यादा बल्कि नहीं, जैसे सोडियम इथॉक्साइड ज्यादा बल्कि बेस नहीं होता, तो इसके चांस है कि कहां पर अटैक करेगा, मोर हिंडर्ड साइड अटैक कर सकता है ये तो यहां से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दिए, ब्रोमीन को बाहर निकाल दिया। तो इस कंडीशन में आपको जो एल्कीन मिलेगी वो मोर सब्स्टिट्यूटेड यानी सेडजेफ एल्कीन मिलेगी, और ये मेजर मिलेगी। और जो सेकंड है लेस सब्स्टिट्यूटेड, वो क्या मिलेगी, माइनर मिलेगी ना। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वो रीजियो सेलेक्टिव होती है, यानी इसमें आपको दो टाइप के एल्कीन मिलती है, एक मेजर यानी हॉफमैन एल्कीन, एक माइनर यानी सेडजेफ एल्कीन। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको हॉफमैन एल्कीन मिलेगी, आपको यहाँ पर सेडजेफ एल्कीन यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन भी मिल सकती है। एक बात और, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में हम जो सॉल्वेंट काम में लेते हैं वो ऑलवेज हम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट काम में लेते हैं, जस्ट लाइक SN2 पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट काम में लेते हैं। कौन कौन से होते हैं, एसीटोन, मिथाइल साइनाइड, DMF यानी डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, DMSO यानी डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ही काम में क्यों लेते हैं, क्योंकि ये ऐसे सॉल्वेंट है जिनके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, और हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इजीली क्या करेगा, बेस हाइड्रोजन पर अटैक करके यहाँ से लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा। तो ये रीजन है कि हम यहाँ पर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट काम में लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ओवरऑल E2 एलिमिनेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे सभी पे डिस्कशन कर लिया है। वीडियो को पूरा देखिए, आई होप आप जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सारा कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा। देन हमने E1 E2 रिएक्शन कंप्लीट कर ली है, दोनों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कीजिए। अगर आप इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपना डाउट पूछ सकते हैं। सो इसी के साथ कल हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।